हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो आज करते हैं बेटा अपना सैलरी चैप्टर फिनिश। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ अदर फ्रिंज बेनिफिट्स एंड अमेनिटीज, जिसमें हमने कवर कर लिया था इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। तो आज बात करते हैं बेटा ट्रैवलिंग, ट्यूरिंग एंड अकोमोडेशन की। तो फर्स्ट उसमें जो पॉइंट है वो है ए, इफ ट्रेवलिंग, ट्यूरिंग, अकोमोडेशन एटसेट्रा एक्सपेंसेस आर पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। तो बेटा याद करिए थंब रूल को, सिंपल जितने भी अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, उसमें सिंपल थंब रूल लगाइए। अगर कोई ट्रैवलिंग, ट्यूरिंग, अकोमोडेशन का एक्सपेंस जो है वो रीइंबर्स कर रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का, तो उस केस में बेटा जितना भी एक्सपेंस वो रीइंबर्स कर रहा है वो क्या हो जाएगा, परक्यूजिट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अदर देन लीव, ट्रेवल, कंसेशन और असिस्टेंट, जब हम पढ़ेंगे एलटीसी आज की क्लास में तो वहां समझेंगे कि जो एलटीसी मिल रही है, एलटीसी जो एलटीसी के लिए रीइंबर्स कर रहा है एम्प्लॉयर, वो यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा, उसे हम अलग से समझेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है इफ ट्रेवलिंग, ट्यूरिंग, अकोमोडेशन एटसेट्रा फैसिलिटीज आर मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर टू पर्टिकुलर एम्प्लॉयज। अब ये बात कर रहे हैं बेटा ट्रेवलिंग की, ट्यूरिंग की, अकोमोडेशन एटसेट्रा जो फैसिलिटीज हैं वो एम्प्लॉयर की है। जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट देखी जाएगी बेटा वो ये देखी जाएगी कि दूसरी एजेंसीज हैं उन फैसिलिटीज को किस कॉस्ट पर थर्ड पार्टीज को या पब्लिक को प्रोवाइड कराती है, वो ही कॉस्ट एम्प्लॉयर के लिए क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, और उसी कॉस्ट को हम एम्प्लॉय के हेड में क्या मान लेंगे बेटा, टैक्सेबल परक्यूजिट। लेकिन एक बात ध्यान देना, इन केस ये यूनिफॉर्मली सभी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रहा है एम्प्लॉयर, तब ये एक टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं होगी। नेक्स्ट, expenses on any member of household accompanying such employee on office tour। सपोज एक एम्प्लॉय है वो ऑफिस टूर पे गया है और उसके साथ में उसके स्पाउस भी गए हैं, और उस केस में एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, उस ऑफिशियल टूर के जो एक्सपेंसेस है वो क्या कर रहा है, बियर कर रहा है। तो उस केस में बेटा ध्यान दे, जो भी एम्प्लॉय के ऊपर एक्सपेंस हो रहे हैं और उसके हाउस होल्ड मेंबर के ऊपर हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय के हैंड में क्या मान लिए जाएंगे, फ्रिंज बेनिफिट मान लिए जाएंगे, यानी एक टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगी। ठीक है, इफ ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज वेकेशन। अब बात करते हैं एक ऑफिशियल टूर पे गया था एम्प्लॉय, बट हुआ क्या, बाद में ऑफिशियल टूर को ही एक वेकेशन के रूप में एक्सटेंड कर दिया गया, तो जितना पोर्शन बेटा ऑफिशियल टूर का था वो टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं माना जाएगा, और जितना एक्सपेंस जब ऑफिशियल टूर वेकेशन में हो गया वो सारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, फ्रिंज बेनिफिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन सभी केसेस में थंब रूल जरूर अप्लाई करना। थंब रूल क्या है, जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट मिला किसे, एम्प्लॉय को, वो क्या हो गया बेटा, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, और वैल्यू ऑफ परक्यूजिट उसमें से लेस कर देना है मैं क्या, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जो बचा वो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट। ठीक है बेटा, सभी केसेस में यही करना है। नेक्स्ट, फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्री दे रहे हैं या कंसेशनल फूड दे रहे हैं या नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड कराई जा रही है एम्प्लॉय को, तो ये क्या होता है बेटा, ये टैक्सेबल परक्यूजिट होता है। बट कुछ केसेस में ये टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है, वो केस देख लेते हैं। देखिए फटाफट से, फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को वर्किंग आवर्स पे at office or business premises या through paid vouchers which are not transferable and usable only at eating joints, तो उस केस में मील की जो कॉस्ट है वो ₹50 होनी चाहिए। अगर 50 से एक्सीड करेगी तो ये टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। दूसरा वो कहते हैं अगर टी और स्नैक प्रोवाइड किए जा रहे हैं वर्किंग आवर्स में तो वो टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है। फ्री फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस दिए जा रहे हैं वर्किंग आवर्स में एक एम्प्लॉय को, जो कहां है, रिमोट एरिया और एन ऑफ शोर इंस्टॉलेशन, तो उस केस में बेटा ये टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है। और ध्यान देना यहां पर ₹50 वाली लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं है जब एक एम्प्लॉय रिमोट एरिया या ऑफ शोर इंस्टॉलेशन वाली साइट पर है। ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गिफ्ट, वाउचर और टोकन इन लिeu ऑफ सच गिफ्ट। तो बेटा अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है या वाउचर मिल रहा है या टोकन मिल रहा है तो उस केस में जो भी उस गिफ्ट की क्या होगी, अमाउंट होगी या उसकी वैल्यू होगी, उतनी ही वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। बट एक केस, अगर उस गिफ्ट की वैल्यू जो है वो 5000 रुपीज से नीचे है, यानी उससे कम है, तो 5000 रुपीज तक की जो अमाउंट है बेटा वो टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं होती। लेकिन ये 5000 वाली जो लिमिट है वो एग्रीगेट देखी जाएंगी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे प्रीवियस ईयर में ये एग्रीगेट लिमिट
देखी जाएगी। कितने की? 5000 की। चलिए नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस आते हैं। क्रेडिट कार्ड है एम्प्लॉय के पास और एम्प्लॉय उस क्रेडिट कार्ड को अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज करता है या उसका कोई हाउस होल्ड का मेंबर है वो उससे एक्सपेंस करता है और बदले में एम्प्लॉयर जो है उन एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर दिया करता है। तो बेटा ये एक टैक्सेबल परक्यूजिट है। लेकिन एक बात ध्यान इसमें देना, लॉ बोलता है कि वो जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं अगर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए हुए हैं तो बेटा ये टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं होगा। लेकिन उसकी भी दो कंडीशन है। सबसे पहली, कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी उन एक्सपेंडिचर की एम्प्लॉयर के द्वारा और बताना होगा डेट और नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर जो एक सर्टिफिकेट देगा उन एक्सपेंडिचर के लिए कि ये जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं वो किस पर्पस के लिए हुए हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज इस पर्पस के लिए हुए हैं। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, क्लब एक्सपेंडिचर। क्लब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कोई एम्प्लॉय है उसने क्लब की कोई मेंबरशिप ली हुई है या एम्प्लॉय का कोई हाउस होल्ड मेंबर है उसने मेंबरशिप ली हुई है और वहां पे एक्सपेंस होते हैं तो उन एक्सपेंस को क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है। तो उस केस में भी सिंपल, जितना वो एक्सपेंस रीइंबर्स कर रहा है वो सारा का सारा टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और थंब रूल बेटा ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉय से कोई रिकवर हो रहा है तो वो लेस कर दिया जाएगा। बट दो बातें यहां पे बेटा ध्यान देना। फर्स्ट, अगर एम्प्लॉयर ने क्या किया, मेंबरशिप खुद ली हुई है क्लब की और फैसिलिटी जो है वो एंजॉय कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है या हाउस होल्ड मेंबर कर रहा है, तो उस केस में बेटा जो परक्यूजिट की वैल्यू होगी उसमें मेंबरशिप वाली जो फीस है वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप फी के अलावा अगर कोई एक्सपेंस करता है एम्प्लॉय और उस एक्सपेंस को एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है तो वही केवल क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूजिट। नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट बिल्कुल सेम है जो हमने प्रीवियस केस में पढ़ा। बात करते हैं कि जो ये एक्सपेंडिचर हो रहा है अगर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है तो ये टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं होगा। लेकिन प्रोवाइडेड दो कंडीशन यहां पर फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या? एक तो जो एक्सपेंस हुए उनकी कंप्लीट डिटेल चाहिएगी, वो मेंटेन करेगा एम्प्लॉयर। दूसरा, उसमें डेट ऑफ एक्सपेंडिचर और नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर भी बताना पड़ेगा। एम्प्लॉयर इस एक्सपेंस के लिए एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ ये जितना भी एक्सपेंस हुआ है वो किस पर्पस के लिए हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए हुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक बात और, अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स एंड सिमिलर फैसिलिटीज वो सभी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करा देता है, जितने भी एम्प्लॉय हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में या एज द केस में भी, तो उस केस में सभी एम्प्लॉयज को जो है हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स एंड सिमिलर सर्विस मिल रही है तो बेटा ये एक टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स के यूज के बारे में बात चल रही है बेटा, ध्यान देना यहां पे यूज लिखा है, यूज। तो हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, सब रूल 7 बताता है। देखिए आइए, यूज ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। अगर बेटा एम्प्लॉय लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट उस केस में क्या मानी जाएगी, निल। वैल्यू ऑफ बेनिफिट निल हो गई, यानी एम्प्लॉय के हाथ में कोई भी टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट, मूवेबल एसेट अदर देन लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स, एसेट ऑलरेडी स्पेसिफाई। देखिए लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स को छोड़ के या वो एसेट्स जो ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखी हैं उन मूवेबल एसेट्स की बात कर रहे हैं, अदर देन लैपटॉप्स एंड एसेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड। तो उस केस में क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ बेनिफिट 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट। उस जो एसेट है उसकी एक्चुअल कॉस्ट का 10% पर एनम। और अगर वो एसेट एम्प्लॉयर की नहीं है, उसने कोई हायर पे या रेंटल पे लिया, तो उस केस में जो रेंट चार्ज होंगे उन्हें कंसीडर कर लीजिए। ठीक है। और माइनस कर दीजिए उसमें से क्या, जो भी अमाउंट रिकवर्ड हुई एम्प्लॉय से, तो क्या हुआ, टैक्सेबल परक्यूजिट आ जाएगी निकल के इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इन केस ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो ट्रांसफर की बात करता है, ट्रांसफर की। देखिए इसलिए मैंने आपको वहां पे बताया था, वहां पे यूज है, यहाँ पे ट्रांसफर। वहां पे क्या हो रहा है, सिंपल एम्प्लॉय जो है एसेट यूज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर क्या करता है, उस एसेट को असेसी को यानी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है बेटा। चलिए तो उस केस में कैसे होगा, उस केस में सिंपल बताया गया है असेट कौन सी है। अगर असेट है सिर्फ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्या है बेटा, असेट क्या है, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो उस केस में डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो असेट की होगी वो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अब ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी बेटा, तो लॉ सिंपल बोलता है डेप्रिशिएशन इज कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 50% ऑन WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेस। यानी सपोज उसने 2 साल यूज करके एम्प्लॉयर ने
ट्रांसफर कर दी थर्ड ईयर में, तो उस केस में क्या होगा, जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी असेट की, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए 50% डब्ल्यूडीवी बेसिस पे, फिर नेक्स्ट सेकंड ईयर का जो है डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए 50% डब्ल्यूडीवी बेसिस पर। तो जो थर्ड ईयर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होगी वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मोटर कार के केस में बेटा, मोटर कार के केस में भी डेप्रिशिएट वैल्यू ऑफ एसेट, और वो क्या है 20% रेट से यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मेथड कौन सा है, डब्ल्यूडीवी। दो केसेस समझ आ गए, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मोटर कार। नेक्स्ट इज बेटा एनी अदर एसेट। अब देखिए एनी अदर एसेट, थर्ड एसेट जो ऊपर मेंशन की हुई है उसे छोड़ के एसेट जो बची उनकी बात करता है। Depreciated value of asset, depreciation is computed at the rate of 10% on SLM for each completed year of service। देखिए एनी अदर एसेट के केस में क्या है, सिंपल और सिंपल ध्यान देना, यहां पर क्या हो रहा है 10% के रेट से हो रहा है, बट SLM बेसिस पे है। ऊपर में क्या था, मोटर कार में क्या था 20% WDV, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में 50% और WDV। एनी अदर एसेट और मूवेबल एसेट, सपोज हम बात करें मोटरसाइकिल की, तो मोटरसाइकिल एनी अदर एसेट्स में फॉल कर रहा है, ठीक है। साइकिल की वो भी इसमें फॉल कर रहा है, मोबाइल की वो भी इसमें फॉल कर रहा है, ठीक है बेटा, समझ आ गए, मूवेबल एसेट की बात चल रही है। तो उस केस में क्या होगा, 10% जो है एसएलएम बेसिस पे निकाला जाएगा। और इन सभी केसेस में बेटा जितनी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर हुई वो लेस कर दीजिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अदर बेनिफिट और एमिनिटी, यानी अगर कोई अदर बेनिफिट या सर्विस या राइट या कोई प्रिविलेज एम्प्लॉय को मिल रही है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है, तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट होगी एम्प्लॉयर को वो हो जाएगी बेटा वैल्यू ऑफ परक्विजिट, और जो भी एम्प्लॉय से रिकवर होता है वो लेस कर दिया जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट ये निकाली जाएगी बेटा, ये आर्म लेंथ प्राइस पे निकाली जाएगी। आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, वैसे फाइनल में ट्रांसफर प्राइसिंग जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे वहां पर होता क्या आर्म लेंथ प्राइस, लेकिन आज के लिए समझिए वो प्राइस जिस प्राइस पर जो एम्प्लॉयर है वो अपने नॉन रिलेटेड पार्टीज या जो कस्टमर्स है या थर्ड पार्टीज है या पब्लिक है, उन्हें जिस प्राइस पर वो सर्विस या बेनिफिट या राइट या प्रिविलेज प्रोवाइड कराता है वो ही प्राइस हम कंसिडर करेंगे एम्प्लॉय के केस में भी। इन केस अगर वो कम प्राइस पर एम्प्लॉय को कराता है तो बेटा वो कंसिडर नहीं होगा, जिस प्राइस पर वो थर्ड पार्टीज को प्रोवाइड करा रहा है वो प्राइस हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक बात है, नोट है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जो मोबाइल फोन होते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस होते हैं, या जो मोबाइल फोन के एक्सपेंसेस होते हैं या टेलीफोन के एक्सपेंसेस होते हैं और उन्हें रिम्बर्स करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, तो बेटा वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं माना जाता। नो टैक्सेबल परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, ठीक है, actually incurred on behalf of the employee by the employer. That is, if an employee pay or reimburse telephone bills or mobile phone charges of employee, there will be no taxable perquisite. Clear हो गया बेटा, समझ आ गया। तो नेक्स्ट है बेटा वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6 सब रूल 8, ठीक है बेटा। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। वैसे तो ये आपका अकाउंट्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या है। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, वो एम्प्लॉयज जो कंपनी के लिए अच्छा काम करते हैं, कंपनी उन्हें रिटेन करना चाहती है। कंपनी में लंबे समय तक उन्हें रिटेन करने के लिए कंपनी क्या कर देती है, बेसिकली उन्हें इक्विटी शेयर्स में शेयर होल्डिंग प्रोवाइड करा देती है। इक्विटी शेयर्स होते हैं वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर अपने उन एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करा देती है। तो बेसिकली ये भी एक टैक्सेबल परक्विजिट हो जाता है। तो उस केस में लॉ बोलता है कि जो उन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं उनके लिए कैसे जो है टैक्सेबल परक्विजिट निकालेंगे। तो लॉ ने डिफाइन किया कि बेटा की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उन स्वेट इक्विटी शेयर्स की या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की, वो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है बेटा। लेकिन अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है कौन सी डेट पे देखी जाएगी, ये डेट पे देखी जाएगी ऑन विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय, यानी जिस दिन जो स्वेट इक्विटी शेयर वाला ऑप्शन था वो एक्सरसाइज कर लिया एम्प्लॉय ने, यानी उन्हें अप्लाई कर दिया उन शेयर्स के लिए, उस दिन जो है हम फेयर मार्केट वैल्यू चेक करेंगे और जितनी भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी माइनस कर देंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो क्या आएगा बेटा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो अब इस केस को एक बार समझ लेते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स में करना कैसे है। तो बेसिकली समझिए बेटा, जो टैक्सेबल परक्विजिट होगी स्वेट इक्विटी शेयर में, टैक्सेबल परक्विजिट्स स्वेट इक्विटी शेयर्स में, तो सिंपल इसमें दो केस बनेंगे।
सबसे पहला बनेगा लिस्टेड शेयर के लिए, जो शेयर्स क्या हैं, लिस्टेड हैं। और दूसरा जो केस बनेगा वो बनेगा बेटा अनलिस्टेड या नॉन लिस्टेड शेयर्स के लिए। ठीक है, अब ये अनलिस्टेड शेयर्स और नॉन लिस्टेड, इधर लिस्टेड शेयर। तो लिस्टेड शेयर में बेटा दो केस बनेंगे। सबसे पहला केस बनेगा जो शेयर्स लिस्ट हो रखे हैं वो एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में हो रखे हैं, यानी मोर देन वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, मोर देन वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और यहां पर सिंपल एक स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है। ठीक है, तो इस केस में होगा कैसे, अब समझिए। हमें क्या कंप्यूट करनी है, हमें बेसिकली कंप्यूट करनी है फेयर मार्केट वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल स्टॉक एक्सचेंज की। तो लॉ उसमें बोलता है सिंपल बेटा, जो ओपनिंग प्राइस होगा उसमें ऐड कर दीजिए क्लोजिंग प्राइस और डिवाइडेड बाय 2, यानी सिंपल क्या बता रहे हैं, एवरेज प्राइस जो है वो क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू होगा। और ये एवरेज प्राइस कब देखा जाएगा बेटा, ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। जिस डेट पर एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर रहा है ऑप्शन को, उस डेट पर हम ये चेक करेंगे। सिंपल हो गया। अब बात करते हैं एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की। तो उस केस में लॉ सिंपल बताता है कि उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के आप चेक करिए जहां पर शेयर सबसे ज्यादा ट्रेड किए हों वॉल्यूम में। यानी सपोज दो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग हुई है शेयर्स की हुई है वो 50 शेयर्स की, और दूसरे पर हुई है वो हुई है 150 शेयर्स की। तो उस केस में लॉ बोलता है कि 150 जहां पर ट्रेड हुए हैं ये शेयर्स, उस केस में आप क्या करिए, एवरेज प्राइस देख लीजिए, वो हो जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू। इतना समझ आ गया बेटा? ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि इन केस लिस्टेड तो है शेयर्स बट ट्रेडिंग ही नहीं हुई उन शेयर्स में, तब क्या करेंगे? तो सिंपल लॉ बोलता है जो लास्ट ट्रेडिंग हुई शेयर्स की, जब उन शेयर्स की लास्ट ट्रेडिंग हुई, यानी पिछली जो ट्रेडिंग हुई थी वो डेट देखो और उस डेट पर उनका एवरेज प्राइस निकाल दो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, समझ आ गया। लेकिन एक बात और, जब आप लास्ट ट्रेडिंग उनकी चेक कर रहे हैं तो लास्ट ट्रेडिंग वो चेक करेंगे जिस डेट पर आप एफएमवी निकालना चाहते हैं उससे नियरेस्ट डेट की हम लेंगे। सपोज बेटा हम जो एफएमवी कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कंप्यूट करना चाहते हैं 1419 को। ठीक है, 1419 को हम कंप्यूट करना चाहते हैं एफएमवी। तो इस केस में बेटा कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो अब लॉ बोलता है कि जो इससे पिछली वाली डेट है जिस पर ट्रेडिंग हुई वो चेक करिए। तो मैं बोलता हूं आपको यहां पर दो डेट आपके पास अवेलेबल है। सपोज एक है आपके पास 31 जनवरी की और दूसरी डेट अवेलेबल है आपके पास 30 मार्च की। ठीक है, तो कौन सी डेट हम लेंगे? तो सिंपल लॉ बोलता है जो नियरेस्ट होगी 14 की, 14 के नियरेस्ट क्या होगी बेटा, 30 मार्च होगी। ठीक है, 31 जनवरी 2019 हम इस केस में कंसीडर नहीं करेंगे। समझ आ गया बेटा? तो बेटा अब बात करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स की। तो अनलिस्टेड शेयर्स के केस में होना क्या है, सिंपल लॉ बताता है मर्चेंट बैंकर है वो जो है एवरेज प्राइस जो है कंप्यूट करेगा ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। अब स्पेसिफाइड डेट को फर्दर लॉ ने डिफाइन किया। स्पेसिफाइड डेट क्या क्या होगी? पहली वो बताता है कि जिस डेट पर एक्सरसाइज किए गए ऑप्शन, डेट ऑन विच ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड, ऑप्शन जिस डेट पर एक्सरसाइज हुए, फर्स्ट तो ये हो गई, या और कि जो डेट जिस पर एक्सरसाइज किए गए हैं ऑप्शन उससे पुरानी डेट भी ली जा सकती है, बट वो डेट 180 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी पिछले 6 महीनों तक की जो है डेट देख सकता है मर्चेंट बैंकर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द एफएमवी ऑफ स्वेट इक्विटी या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो ये था बेटा हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स या जो हमारे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होते हैं उसके केस में टैक्सेबल वैल्यूएशन करना पर यूनिट की। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं उन सिक्योरिटीज की जो इक्विटी शेयर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में सिंपल लॉ ने बोला कि मर्चेंट बैंकर जो है उनकी एफएमवी कैलकुलेट करेगा ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। सेम है बेटा, बिल्कुल जो हमने पीछे पढ़ा बिल्कुल सेम है। इस केस में भी मर्चेंट बैंकर कैसे निकालेगा, कंप्यूट कैसे करेगा? एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस पर ऑप्शन असेसी वो डेट देखेगा या पिछली कोई डेट देखेगा जिस पे क्या हुआ,
एक्सरसाइज नहीं किया गया, बट वो पिछली डेट कितनी पुरानी हो सकती है, 180 डेज तक हो सकती है, उससे पुरानी नहीं हो सकती। तो बेटा जैसे कि हम परक्यूजिट पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है उसकी डेफिनेशन और सैलरी की डेफिनेशन मैं आपको कराऊंगा कि होता क्या है। तो समझिए मेंबर ऑफ हाउस होल्ड बेटा सिंपली होता क्या है, इसका मतलब है मेंबर ऑफ हाउस होल्ड शेल इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस, पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। तो बेटा मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में एम्प्लॉय की कितना कवर कर लिया, स्पाउस को कवर कर लिया, चिल्ड्रन जो है उन्हें भी कवर कर लिया, उनके स्पाउसेस को भी कवर कर लिया गया है, पेरेंट्स को भी कवर कर लिया गया है, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स को भी कवर कर लिया गया है। ये होता है मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। अब बात करते हैं सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का मतलब क्या है परक्यूजिट में, तो सैलरी की डेफिनेशन दी है बेटा, सैलरी इंक्लूड्स पे, अलाउंसेस, बोनस और कमीशन पेबल मंथली और अदरवाइज और any monetary payment by whatever name called from one or more employer as the case may be। ठीक है, यानी बोनस भी है, कमीशन भी है, बेसिक पे जो है वो भी है और सभी अलाउंसेस हैं बेटा, ध्यान रखना सभी अलाउंसेस को कवर कर लिया गया है। बट उन अलाउंसेस को कवर नहीं किया जो एग्जेम्प्ट है, आगे हम पढ़ेंगे। देखिए सैलरी में इंक्लूड क्या है, पे है, अलाउंसेस है, बोनस है और कमीशन है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई मॉनेटरी पेमेंट है वो भी इंक्लूड कर लिए गए, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आएगा। सबसे पहली बात उन्होंने बताया डीए इंक्लूड नहीं होगा, कौन से वाला, जो रिटायरमेंट का पार्ट नहीं है, जो रिटायरमेंट का पार्ट नहीं है यानी रिटायरमेंट बेनिफिट में नहीं आता, वो डीए इंक्लूड नहीं किया गया है। अदर देन दैट इंक्लूडेड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इंक्लूड नहीं है। अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, जो मैंने आपको बताया कि जो एग्जेम्प्ट है वो इंक्लूड नहीं है, टैक्सेबल पोर्शन इंक्लूड है सैलरी में। Next, the value of perquisite specified in clause 2 of section 17 of the income tax act। जो perquisite की जितने भी perquisite हमने पढ़े एक भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। perquisite की सैलरी के लिए हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम perquisite ऑलरेडी इंक्लूड कर लेंगे तो बेटा डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। तो इस केस में लॉ ने स्पेसिफिकली हटा दिया उसे कि सेक्शन 17(2) के आप perquisite की जब वैल्यूएशन करेंगे और सैलरी का मीनिंग आप चेक कर रहे हैं तो उसमें सेक्शन 17(2) वाले कोई भी perquisite इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट, एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड अंडर प्रोविजो टू क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 17, वो भी हटा दिए गए हैं। जो कोई पेमेंट या एक्सपेंडिचर है एक्सक्लूड कर दिए गए हैं प्रोविजो में सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 की, तो वो भी हट गए हैं। लम सम पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और सुपर एनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट लाइक ग्रेचुटी, सीवरेंस पे, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब भी बेटा हटा दिए गए हैं। जो लमसम पेमेंट रिसीव हो रही है, लमसम ध्यान रखना, लमसम पेमेंट जो रिसीव हुई है टर्मिनेशन पे या सुपर एनुएशन में या वॉलंटरी रिटायरमेंट में, वो सब भी हटा दिया गया है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये थे हमारे परक्यूजिट्स। अब बात करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 की, जो डिफाइन करता है प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी। आइए, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। तो आइए बेटा बात करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है, तो सबसे पहले वो बताते हैं कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रही है तो उस केस में अगर उसे कोई कंपनसेशन मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, टैक्सेबल हो जाएगी। कैसे टैक्सेबल होगी, प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी। उसे क्या माना जाएगा कि सैलरी के बदले में जो है ये प्रॉफिट रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय को, तो उसे हम टैक्सेबल सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, ये जो उसे कंपनसेशन मिल रही है ये करंट एम्प्लॉयर से भी मिल सकती है या फॉर्मर एम्प्लॉयर से भी मिल सकती है, दोनों केस में टैक्सेबल है। नेक्स्ट, कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी और उसे क्या कर दिया गया, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया। मॉडिफिकेशन करने के बाद एम्प्लॉयर ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट कर दिया कि उसे कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करा दी, तो वो कंपनसेशन भी बेटा टैक्सेबल है। देखिए यूजुअली ये जो कंपनसेशन मिल रही है वो कैपिटल रिसीट होनी चाहिए, लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 की वजह से ये क्या हो गई, यहां पर टैक्सेबल हो रही है और रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट की जा रही है। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी अगर कंपनसेशन कोई भी अगर मिलती है तो उस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं एग्जिस्ट करता बेटा, तो ये जो पेमेंट मिल रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी अंडर द हेड सैलरी। नेक्स्ट इज पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और अदर फंड, यानी अगर कोई पेमेंट रिसीव हो रही है एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से या फॉर्मर एम्प्लॉयर से, किसी प्रोविडेंट फंड से या
अदर फंड से, लेकिन वो फंड कौन से हैं? अदर देन, ये इन फंड को छोड़ के होना चाहिए बेटा। अगर ग्रेचुइटी से मिल रहा है, पेंशन से मिल रहा है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिसीव हो रही है, या प्रोविडेंट फंड या पब्लिक फंड से हो रहा है, कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है, या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से मिल रहा है, या एचआरओ से मिल रहा है, तो इस केस में बेटा यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा। हम ऑलरेडी इन्हें कवर कर चुके हैं, तो वहां पर उनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो बचा क्या? बचे हुए का मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जो अमाउंट रिसीव हो रही है बेटा, वो यहां पे कवर हो गई सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में। तो वो ऐसे फंड्स की बात कर रहा है जो ऑलरेडी यहां पर कवर नहीं है, ठीक है बेटा। और प्रोविडेंट फंड का जो कंसेप्ट है बेटा, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट जो है हम जो है करेंगे, आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे अब। नेक्स्ट, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी असेसी को रिसीव हो रहा है कैसा भी सम, तो बेटा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। लमसम पेमेंट और अदरवाइज अगर कोई अमाउंट मिल रही है लमसम की, असेसी को मिल रही है, ठीक है, एम्प्लॉय को मिल रही है। देखिए कैसे दो केसेस में उन्होंने टैक्सेबल किया है। कैसे? जो लमसम पेमेंट मिल रही है या तो उस पर्सन को मिल रही है बिफोर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने से पहले ही उसे क्या मिल गई? लमसम कंसिडरेशन, वो यहां पर टैक्सेबल है। एम्प्लॉयमेंट अब खत्म हो गया है आफ्टर सेसेशन, उसके बाद उसे लमसम पेमेंट मिल रही है, तो बेटा वो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगी। दोनों केसेस में यहां पर टैक्सेबल है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में, ठीक है बेटा। इतना समझ आ गया। तो आइए बेटा दो छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लेते हैं। फर्स्ट इज एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम सुपर एनुएशन फंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 13, और जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, ठीक है। तो सिंपल समझिए बेटा है क्या ये एग्जेम्पशन। सबसे पहले बात करते हैं सुपर एनुएशन फंड से पेमेंट हो रही है असेसी को, तो उस केस में क्या होगा। तो लॉ बताता है सिंपल, अगर एक एम्प्लॉय है उसे अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से, वर्ड यूज है बेटा अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से अगर कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है एम्प्लॉय को इन 5 केसेस में, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए, फर्स्ट केस है ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें अमाउंट रिसीव हो रही थी, वो टैक्सेबल नहीं है बेटा। नेक्स्ट, to an employee in lieu or in commutation of an annuity on his retirement at or after a specified age on his becoming incapacitated prior to such retirement। अब देखिए एम्प्लॉय क्या रिसीव कर रहा है, जो अमाउंट थी उस अमाउंट को एन्युटी में बना रहा है, कम्यूट करवा रहा है एन्युटी में, ठीक है। और कब करवा रहा है? रिटायरमेंट पर करवा रहा है, या एक स्पेसिफाइड एज हो गई है उसकी तब करवा रहा है, या वो इनकैपेसिटेटेड हो चुका है, रिटायरमेंट नहीं हो रही उसकी, वो क्या हो रहा है? इनकैपेसिटेटेड हो गया है। उस केस में वो जो अमाउंट है क्या करा रहा है? उसे एन्युटी में कन्वर्ट करा। तो ये जो अमाउंट कन्वर्ट कराई गई है एन्युटी की, तो ये भी बेटा टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट, बाय वे ऑफ रिफंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी था उसने कंट्रीब्यूट किया हुआ था, अब उस कंट्रीब्यूशन का रिफंड मिल रहा है, तो जो रिफंड की अमाउंट मिल रही है बेटा वो भी टैक्सेबल नहीं है। बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एन एम्प्लॉय ऑन इज लीविंग द सर्विस, अब सिंपल डी पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय जो है अपनी सर्विस को छोड़ रहा है, उस केस में जो मिलने वाली पेमेंट है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से, तो वो भी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ई पॉइंट की बात करते हैं बेटा, जो सुपर एनुएशन फंड की जो अमाउंट थी, अब उसने क्या कर दी? एसएससी ने एक पेंशन स्कीम में ट्रांसफर कर दी है। पेंशन स्कीम कौन सी? जो 80 सीसीडी में डिफाइन की गई है। तो उस केस में जो 80 सीसीडी में उसने पेंशन की अमाउंट, वो जो अमाउंट उसने ट्रांसफर किया है बेटा, वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बेटा, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से मिलेगा तभी एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं एलटीसी पे, जो डिफाइन करता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। एलटीसी होता क्या है? तो समझिए बेटा, ये है लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी एम्प्लॉय को जो है, एम्प्लॉयर बेसिकली इंडिया में घूमने के लिए कुछ जर्नीज प्रोवाइड कराता है कि आप जाएं और अपनी फैमिली के साथ जर्नी पे जाएं, किसी घूम फिर के आए, छुट्टियां मना के आए, तो उस केस में जितना भी आपका खर्चा होगा वो क्या कर दिया जाएगा? एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। बट इसमें रूल 2B ने कुछ कंडीशन स्पेसिफाई की है कि जो सर्टेन कंडीशंस आप फुलफिल करेंगे तभी उतना ही पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा एम्प्लॉय इनकर करेगा एक्सपेंस तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्लॉज जो है वो एग्जेम्प्ट करता है एलटीसी को, जो एम्प्लॉय रिसीव कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, कब? या तो वो जब जा रहे हैं छुट्टी पे तब रिसीव कर रहे हैं, या रिटायरमेंट के बाद कर रहे हैं, या आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, यानी उनकी सर्विस ही खत्म हो गई, टर्मिनेट कर दी गई, तब रिसीव कर रहे हैं। तो जितनी भी अमाउंट है बेटा वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है।
ध्यान रखना है यहां पे जो बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ टू एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में घूमने के लिए बात चल रही है। जो जर्नी पे जा रहा है एम्प्लॉय और उसकी फैमिली वो सिर्फ इंडिया में, उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल। ये जो बेनिफिट मिला है बेटा एलटीसी का, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिला है और उनकी फैमिली को। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। साथ में अब उन्होंने डिफाइन किया फैमिली, तो फैमिली को याद करो बेटा, सिंपल फैमिली जहां पर भी आया अभी तक हमने पढ़ा तो है क्या, इंडिविजुअल है, उसकी स्पाउस है और चिल्ड्रन है। और इनकेस ब्रदर सिस्टर या फादर या मदर या पेरेंट्स वो डिपेंडेंट है किस पर, असेसी पर, होली या मेनली, तो वो भी फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। दूसरी तरफ लॉ बोलता है कि चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन 2 हैं तभी एग्जम्पशन मिलेगी। 1 अक्टूबर 1998 में हुआ क्या बेटा, ये एग्जम्पशन जो है 2 बच्चों के लिए आ गई थी, उससे पहले ये मल्टीपल बच्चों के लिए मिल जाया करती थी। लॉ ने बताया कि 1 अक्टूबर 1998 से जो पहले पैदा हो रखे हैं बच्चे, वो 2 हैं 3 हैं तो उनके लिए सबके लिए मिलेगी। बट 1 अक्टूबर 1998 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सिर्फ 2 बच्चों के लिए ये मिलेगी एग्जम्पशन। ठीक है, एक बात और, इन केस अगर कोई असेसी है जिसके एक बच्चा हो चुका है लेकिन बाद में जब बच्चा हुए तो वो जुड़वा हो गए, तो इस केस में तो 3 बच्चे हो गए, तो लॉ ने बोला कि नहीं, ट्विंस के केस में उन्होंने सिंपल बोला कि सिंपल एक चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा और जो पहले एक बच्चा उसे भी एक चाइल्ड कंसिडर करेंगे, तो सिंपल 2 ही मानेंगे उन्हें। ठीक है, लिमिट ऑफ एग्जम्पशन, तो बेटा ये रूल 2 भी बताता है कि क्या लिमिट है। तो एक बात और ध्यान दें आप, इसमें रूल 2B ने क्या बताया, सिंपल रूल 2B ने बताया कि जो एलटीसी मिलेगी वो 4 कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक में मिलेगी। एलटीसी जो मिलती है वो 4 कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक में मिलती है। देखिए समझिए, अब कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 चल रहा है, 4 साल इसमें ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 2023। नहीं सर 24 आएगा, नहीं बेटा ध्यान दो, 4 कैलेंडर ईयर काउंट करो, 2020, 21, 22, 23, ये 4 साल है। ठीक है, अब ये जो 4 साल का ब्लॉक बना, इन ब्लॉक में केवल और केवल कितनी जर्नी अलाउड है, 2 जर्नीज अलाउड है। एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर को 2 जर्नी अलाउड है। इन केस वो जर्नी नहीं अवेल कर पाता, वो एक भी जर्नी पे नहीं जा पाता, तो क्या होगा, या वो एक जर्नी तो उसने अवेल कर ली, एक बच गई, तो क्या होगा। तो उस केस के लिए भी रूल 2 भी बोलता है बेटा कि इनकेस असेसी दोनों जर्नी अवेल नहीं कर पाया तो जो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा, नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा बनेगा, 2024 से 2027 का ब्लॉक बनेगा नेक्स्ट। तो इस ब्लॉक में जो एक जर्नी है वो यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, और इस ब्लॉक की कितनी थी, 2 इस ब्लॉक में मिलेंगी, तो टोटल यहां 3 मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक बची, एक नहीं ले पाया, तो वो भी बेटा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, या तो 2 जर्नी अवेल कर ले एम्प्लॉय, और इन केस अगर वो एक ही जा पाया तो एक जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगले ब्लॉक जो आएगा 4 साल का, उसमें एक जो जर्नी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन लगाई है रूल 2B ने। बात करते हैं जर्नी परफॉर्म बाय एयर, एयर के थ्रू जा रहा है एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर, तो उस केस में लिमिट लगी है कि कितना एक्सपेंस एग्जम्प्ट हो जाएगा। लॉ ने बताया कि जो एयर फेयर होगा इकोनॉमी क्लास का, शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए उस डेस्टिनेशन का, उतना अमाउंट जो बनेगा वो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल असेसी को जाना है दिल्ली टू तमिलनाडु, तो उस केस में अगर असेसी जाता है डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से तमिलनाडु की और इकोनॉमी क्लास का टिकट लेता है, तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ असेसी क्या करता है, पहले मुंबई जाता है, मुंबई के बाद वो कहां जाएगा, तमिलनाडु जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, दूसरे ऑप्शन में असेसी क्या कर रहा है, असेसी ने सिंपल किया, उसने वो वाली फ्लाइट पकड़ी जो मुंबई होके तमिलनाडु जाएगी। वो बोलेगा, असेसी ने सोचा कि इस बहाने जो है मैं मुंबई एयरपोर्ट भी देख लूंगा, वहां पे चलते हैं। एक फ्लाइट थी जो दिल्ली से मुंबई जा रही थी और मुंबई से फिर वो तमिलनाडु जाती, उसने उसका टिकट ले लिया इकोनॉमी क्लास का, तो उस केस में एग्जेम्पशन जो है पूरी की पूरी उसे नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कितने फेयर की मिलेगी, जो डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट होगा दिल्ली टू तमिलनाडु इकोनॉमी क्लास का, उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट दूसरी तरफ बात करते हैं। अगर एयर के थ्रू नहीं जा रहा, एनी अदर मोड, रेलवे सर्विस का यूज कर रहा है वो, तो उस केस में उन्होंने बताया कि वेयर
वेयर रेल सर्विस इज अवेलेबल, जहां पर रेल सर्विस अवेलेबल है ऐसी जगह जा रहा है एम्प्लॉय, तो उस केस में एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर, जो एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर होगा बेटा उतनी अमाउंट जो है एग्जाम्प्ट कर दी जाएगी। बट शर्त क्या है, शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए जिस डेस्टिनेशन पर एम्प्लॉय जा रहा है। ठीक है, रेल सर्विस इज नॉट अवेलेबल, जहां पर रेल सर्विस अवेलेबल नहीं है बट वहां पर क्या है, रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट है। जैसे कि क्या हो गया, बसेज हो गई, ये बसेस क्या होती है, रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो बस, अब बस के थ्रू जा रहा है, तो उस केस में उन्होंने बोला जो फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास का फेयर होगा बस का उतना एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। बट शर्त वही है कि शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए जिस डेस्टिनेशन पर एम्प्लॉय जा रहा है, उतने ही फेयर का एग्जम्प्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, जहां पर रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो उस केस में कैसे करेंगे, अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट एज इफ द जर्नी हैड बीन परफॉर्म्ड बाय रेल। लॉ ये मानेगा कि ये जर्नी जो है वो रेल के थ्रू की गई है और जो एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर होगा उतनी अमाउंट जो है बेटा एग्जम्प्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो नोट है उसमें वो चिल्ड्रन वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था। ठीक है बेटा, तो बेटा ये थे हमारे दो छोटे छोटे पॉइंट्स एलटीसी वाले और एग्जम्पशन रिगार्डिंग अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की। तो चलिए बेटा, चार तरीके के हमारे होते हैं पीएफ, चारों तरीकों की एक बार बात कर लेते हैं। चार तरीके के कौन से होते हैं, एक होता है आरपीएफ, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ क्या होता है बेटा, आरपीएफ सिंपल क्या होता है, एम्प्लॉयर का कोई प्रोविडेंट फंड है, उसने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से वो रिकॉग्नाइज करा लिया है। इनकम टैक्स कमिश्नर से रिकॉग्नाइज कराने के साथ साथ उसे जो होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के जो प्रोविजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग उस प्रोविडेंट फंड को चलाना पड़ता है। ठीक है बेटा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये बात करता है उन केसेस की, उन प्रोविडेंट फंड की जहां पर एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड अपना बना रखा बट रिकॉग्नाइज नहीं करा है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। बेसिकली बेटा ये जो प्रोविडेंट फंड है ये सिंपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में ये रोल प्ले करता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैं या रेलवे के हैं या सेमी गवर्नमेंट है इंस्टीट्यूशन है या लोकल बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली ये वहां पर काम करता है। तो इन क्रक्स आप समझे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो एसपीएफ के थ्रू गवर्न होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सिंपल पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो गवर्नमेंट ने सभी पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ कि आप जाएं प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करें, कोई मनाही नहीं है। आपका एम्प्लॉय होना इस केस में जरूरी नहीं है, कोई भी पर्सन पीपीएफ में डिपॉजिट कर सकता है। सिंपल कंडीशन क्या है, मिनिमम 500 रुपीज जो है एक साल में आपको डिपॉजिट करने होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके टैक्स ट्रीटमेंट की ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, यानी जब एम्प्लॉयमेंट चल रहा है एम्प्लॉय का तो उस केस में कितनी अमाउंट सैलरी में इंक्लूड हो जाएगी और कितनी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फटाफट से। एम्प्लॉयर्स जो कंट्रीब्यूशन होता है बेटा आरपीएफ के केस में, अगर एम्प्लॉयर 12% ऑफ सैलरी के 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में तो उससे ज्यादा की अमाउंट 12% से जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो बेटा एटीसी के लिए एलिजिबल होता है डिडक्शन। एटीसी क्या है, जब हम डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे समझ आ जाएगा। एम्प्लॉय ने जितना कंट्रीब्यूट किया वो एटीसी में डिडक्शन। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अब इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा टैक्सेबल। नेक्स्ट इज यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है बेटा वो एम्प्लॉयमेंट के पीरियड में टैक्सेबल नहीं होता। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती और जो इंटरेस्ट मिला है वो भी टैक्सेबल नहीं होता एम्प्लॉयमेंट के पीरियड में। ध्यान रखना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ये टैक्सेबल नहीं होता। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन एलिजिबल नहीं होती। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये हर केस में एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन फुली एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा वो एटीसी में, डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी में। इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ वो फुली एग्जेम्प्ट, कोई लिमिट नहीं है आरपीएफ की तरह। ठीक है, नेक्स्ट इज पीपीएफ, जैसा कि हमने बात की ओपन टू पब्लिक, एम्प्लॉयर्स का कोई रोल नहीं होता इसमें, नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इसकी डिडक्शन मिल जाती है और इंटरेस्ट क्रेडिटेड क्या है, फुली एग्जेम्प्ट होता है बेटा।
ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। ये थी हमारी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, ये टैक्स ट्रीटमेंट दिया हुआ था। लेकिन एक बात करें कि इसमें वर्ड यूज हुआ है 12% ऑफ सैलरी। ये सैलरी क्या है? तो सिंपल लॉ ने बताया कि सैलरी की डेफिनेशन इस पर्पस के लिए क्या होगा, सिंपल बेसिक सैलरी और डीए, और डीए कौन सा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस उसमें ऐड कर देना क्या, जो कमीशन मिलेगा टर्नओवर पर उसे ऐड कर देना। अब दूसरा केस देखते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो उस केस पीएफ का ट्रीटमेंट क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। तो बेटा यहां पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 का रोल आता है। ध्यान देना बेटा, सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 आते ही क्या हो जाएगा, एग्जम्पशन आ गई। माइंड में आना चाहिए अब तुम्हारे, एग्जम्पशन यानी सेक्शन 10 यानी एग्जम्पशन। देखिए तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 ने एग्जम्प्ट किसे किया, प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाइज। ये बात करता है बेटा एसपीएफ की, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की ये बात करता है। जो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 होता है वो एसपीएफ पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसकी अमाउंट एग्जम्प्ट हो गई, रिटायरमेंट पे ध्यान दो, यानी जितना भी अमाउंट मिल रहा है एसपीएफ में से एम्प्लॉय को एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट पीपीएफ, पीपीएफ को जितना भी अमाउंट मिल रहा है एम्प्लॉय को एग्जम्प्ट, यहां पर भी हो गया। आरपीएफ की बात करते हैं, आरपीएफ के केस में क्या होगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 आ गया। एक्यूमुलेटेड बैलेंस पेबल टू एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन आरपीएफ, उतना एग्जम्प्ट होगा जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है। देखिए आरपीएफ का थोड़ा कंसेप्ट जो है समझते हैं, उससे पहले मैं आपको अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का याद दिलाना चाहूंगा। कहीं लिखा हुआ है कि कोई अमाउंट एग्जम्प्ट है, कहीं नहीं लिखा, यानी क्या है, अमाउंट टैक्सेबल है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में। तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है खतरनाक प्रोविडेंट फंड है बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंपली हर जगह टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आरपीएफ की, मैं समझाता हूं आपको आरपीएफ का होता क्या है। सिंपल समझिए, जब आप लॉ में पढ़ेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, तो वहां पर भी ये कंडीशन दी हुई है। तो सिंपल क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, देखिए। फर्स्ट केस, हैज द एम्प्लॉय रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 इयर्स विद एम्प्लॉयर। क्या एम्प्लॉय ने अपने 5 साल प्रोवाइड करा दिए थे कंटिन्यूअस सर्विस एम्प्लॉयर को? यदि हां तो एग्जम्प्ट है जितनी अमाउंट मिली, यदि नहीं तो एक क्वेश्चन और, क्या जो उसकी सर्विस टर्मिनेट हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि वो बीमार है, या एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया है, या कोई ऐसा कारण है जो एम्प्लॉय के हाथ में नहीं है, यानी वो इनकैपेसिटेट हो चुका है। तो उस केस में अगर अमाउंट मिल रही है तो क्या होगी, सारी अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगी। यदि नहीं तो उसमें 2 केस बनेंगे। फर्स्ट, entire balance standing to the credit of employee transfer to his individual account in any RPF maintained with his employer। यानी वो बात करता है कि जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है बेटा, अब दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा रहा है, उन केसेस की बात कर रहे हैं। तो उस केस में उसने जो पुराना अपना आरपीएफ अकाउंट था उसका पैसा निकलवा लिया, तो लॉ पूछता है जो उसने ये पैसा निकलवाया है क्या ये जो नए एम्प्लॉयर के पास जा रहा है वहां पर उसने ट्रांसफर कर दिया है। अगर उसने ट्रांसफर कर दिया है तो एग्जम्प्ट है, कोई टैक्सेबल नहीं है। और अगर आरपीएफ में उसने ट्रांसफर नहीं किया है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। दूसरी बात वो करते हैं, एम्प्लॉय जो है किसी नए एम्प्लॉयर के पास नहीं जा रहा, लेकिन जो बैलेंस उसके पास उसने निकलवाया है आरपीएफ में से, क्या उसने एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है 80सीसीडी में? अगर कर दिया है तो एग्जम्प्ट है, और इनकेस अगर नहीं किया तो बेटा टैक्सेबल हो जाएगा। ये वो बात करते हैं आरपीएफ की, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अब यूआरपीएफ की होता क्या है। तो 4 चीजें हैं बेटा इसमें ध्यान रखना। फर्स्ट, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो बेटा वो टैक्सेबल नहीं है, बाकी जितनी भी 3 चीजें हैं वो टैक्सेबल। 3 चीजें कौन सी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं किया गया, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन उसे भी टैक्सेबल कर दिया गया, बट सैलरी हेड में नहीं किया, वो कहां किया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और रहा सवाल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट का, वो भी टैक्स कर दिया गया एज सैलरी, ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो ये था हमारा बेटा प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा लास्ट पार्ट था सैलरी का, उसकी हम बात करेंगे। सैलरी को हमने 4 एरिया में डिवाइड किया था। सबसे पहले कौन सा था, रिटायरमेंट बेनिफिट। दूसरा कौन सा था, हमारे अलाउंसेस। तीसरे थे परक्विजिट्स। और फोर्थ क्या था हमारा, डिडक्शंस। तो अब हम सेक्शन 16 की बात करने वाले हैं।
सेक्शन 16 बताता है डिडक्शंस के बारे में। 3 तरह की डिडक्शन जो है वो मिलेंगी। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 IA, एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16 II और प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 16 III। तो धीरे धीरे समझते हैं बारी बारी से। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो बेटा याद कर लें, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिंपल कितनी है 50,000 और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, यानी जो आपको सैलरी मिल रही है उसकी एक्चुअल अमाउंट और ₹50,000 विच एवर इज लेस, उतनी आपको क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस याद रखना ये फुली टैक्सेबल होती है हर एम्प्लॉय के केस में, बट डिडक्शन जो मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। सर ये तो बात ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। नहीं बेटा समझिए मैंने आपको ऐसी लैंग्वेज में क्यों बोला। सिंपल देखो, मैंने आपको बोला कि ये टैक्सेबल है हर एम्प्लॉय के केस में, बट डिडक्शन जो मिलेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। ये इसलिए बोला गया कि एंटरटेनमेंट अलाउंस को आप सबसे पहले क्या करना, ऐड कर देना सभी एम्प्लॉय की टोटल इनकम में। ठीक है। उसके बाद जब डिडक्शन दोगे तो ध्यान रखना कि कौन सा एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्शन मिलेगी 3 कंडीशन को चेक करके विच एवर इज लोअर, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने बोला। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैसे चेक करेंगे हम, 3 कैटेगरीज हैं, उसमें जो लोअर होगा उतनी अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। 3 कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट इज ₹5,000 ₹5,000। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव, जो एक्चुअली रिसीव हुआ, और तीसरा 1/5 ऑफ हिज बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का कर रहे हैं 1/5 का मतलब है 20%। ठीक है। यानी 20% ऑफ बेसिक सैलरी और ₹5,000 और एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड विच एवर इज लेस इज इक्वल्स टू व्हाट, अमाउंट टू बी डिडक्टेड इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, समझ आ गया। 2 डिडक्शन कवर हो गई, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन कवर हो गई। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। यूजुअली ये जो प्रोफेशनल टैक्स लगता है बेटा ये स्टेट गवर्नमेंट ले लिया करती हैं, तो उस केस में कोई भी पर्सन अगर प्रोफेशनल टैक्स देता है तो जो टोटल अमाउंट है प्रोफेशनल टैक्स की वो 2,500 पर एनम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये लॉ बोलता है। तो उस केस में इसकी डिडक्शन कैसे मिलती है, तो सिंपल समझिए बेटा कैसे मिलती है। जो प्रोफेशनल टैक्स रीइंबर्स कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर, वो जो अमाउंट उसने रीइंबर्स की उसे पहले सैलरी में इंक्लूड कर लीजिए, और जो टोटल प्रोफेशनल टैक्स की अमाउंट थी उतनी डिडक्शन दे दीजिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल है बेटा 23, ये मैं देखो आपको कराता हूं एक बार। प्रोफेशनल टैक्स पेड वाला पॉइंट लेते हैं, सिंपल। ठीक है, मिस्टर गोयल है, उन्हें रिसीव हो रहे फॉलोइंग इमोलमेंट्स जो है वो बताई हुई है। बेसिक पे है, डीए है, कमीशन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो सब। प्रोफेशनल टैक्स कितना है 2,000, 1,000 वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर। तो इस केस में ध्यान देना, जब भी टोटल इनकम कंसिडर करोगे तो कितने ऐड करोगे एम्प्लॉय की सैलरी में, ध्यान दें 1,000 ऐड करना, क्योंकि कितना रिम्बर्स कर रहा है एम्प्लॉयर, जितने रिम्बर्स कर रहा है उतने ऐड कर दो, और डिडक्शन कितनी दे दो, डिडक्शन दे दो 2,000 की, जो टोटल एक्चुअल में क्या थे, प्रोफेशनल टैक्स पे किया गया। ठीक है, समझ आ गया बेटा। रिलीफ अंडर सेक्शन 89, तो बात करते हैं बेटा रिलीफ की, कब जो है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलती है। तो समझिए, वेयर बाय रीजन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ एसएससी सैलरी बीइंग पेड इन अरियर्स और इन एडवांस, or by reason of his having received in any one financial year salary for more than 12 months or payment of profit in lieu of salary। तो देखिए कितनी कंडीशंस बताई गई है। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए बेटा, फर्स्ट क्या है, वो बोलते हैं कि अगर सैलरी जो है वो दी जा रही है अरियर, जो एम्प्लॉय के अरियर थे वो दिए जा रहे हैं फर्स्ट, एडवांस सैलरी मिल रही है, या एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीनों से ज्यादा की जो है सैलरी मिल गई है। फोर्थ, पेमेंट ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में जो हमें प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की बात की गई है वो रिसीव हो गए हैं, तो तब जो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलेगी। तो मिलेगी क्यों बेटा, देखिए जहां पर भी सैलरी अरियर मिल रही है या एडवांस मिल रही है, 12 महीनों से ज्यादा की मिल रही है, या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हो रहा है, तो उस वजह से क्या हो गया, आप जो है हायर स्लैब में आ गए। देखिए समझिए, सपोज एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही थी बेटा वो 10 लाख पर एनम मिल रही थी। ठीक है, अब हुआ क्या, कुछ उसके जो अरियर थे वो रिसीव हो गए। अरियर कितने थे उसके, सपोज उसके अरियर थे 1,25,000। तो इस केस में याद करो बेटा टैक्स स्लैब,
10 लाख पर एनम, यानी 10 लाख तक की जो स्लैब थी वो सेकंड में फॉल कर रहा था, 20% वाले रेट तक फॉल कर रहा था। अब जैसी 10 लाख से एक्सीड हुआ तो कितना हो गया, 11,25,000 हो गए, और 11,25,000 हो गए, और ये अब आ गया 30% स्लैब रेट में। किस वजह से? ये जो अरियर थे ये अब इस साल में मिले, इस वजह से ऐसे हुआ। मिलना होना क्या चाहिए था, ये जो अरियर थे, जिस साल के अरियर थे उस साल में रिसीव होते तो टैक्स इतना ना लगता, लेकिन इस साल में अरियर मिले तो इस वजह से असेसी के ऊपर हाईयर टैक्स रेट लग गया। तो लॉ क्या करता है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम समझता है असेसी की, और उसके लिए उन्होंने रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 को बना दिया। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इन केस फैमिली पेंशन मिल रही है, फैमिली पेंशन, तो उस केस में भी अगर फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है तब भी ये रिलीफ का कांसेप्ट दिया जाता है। फैमिली पेंशन बेटा सिंपल क्या है, एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय की फैमिली को एक पेंशन दे दिया करता है। क्यों दे देता है? अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई थी एम्प्लॉयमेंट में, तो उसके बाद जो एम्प्लॉयर है वो उनकी फैमिली को एक तरीके से उनके मेंटेनेंस के लिए ये फैमिली पेंशन प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो उस केस में भी रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलती है। थर्ड पॉइंट, जब हम पढ़ रहे थे बेटा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस, ध्यान दो, तो उसमें हमने बात करी थी कि या तो आप वीआरएस ले ले या क्या करें आप रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ले ले, दोनों एक साथ आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर इनकेस असेसी वीआरएस भी ले रहा है तो उसे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 नहीं मिलेगी, ये थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि एक्चुअली में सेक्शन 89 की रिलीफ काम कैसे करती है। ठीक है, समझिए। इलस्ट्रेशन नंबर 24, इन द केस ऑफ मिस्टर हरी, जो 67 ईयर्स के हैं, 28 मार्च 2020 को वो हो गए 67 ईयर्स के। यू आर इन्फॉर्म दैट द सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 इज 10,20,000। जो उनकी सैलरी है प्रीवियस ईयर 1920 की, वो कंप्यूटेड है, वो है 10,20,000। अब उन्हें सैलरी के अरियर मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? 3,45,000। ठीक है, आगे वो दिखा रहे हैं अरियर्स का बाइफर्केशन की, अरियर कौन से प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं। प्रीवियस ईयर 10-11 अरियर्स अब मिले 1,03,000, प्रीवियस ईयर 11-12 अरियर्स 1,70,000, प्रीवियस ईयर 12-13 अरियर्स 1,25,000। तो रिलीफ जो है सेक्शन 89 की वो कंप्यूट करिए फॉर असेसमेंट ईयर 2021। क्वेश्चन कराने से पहले बेटा एक चीज सोचो, ये जो अरियर है प्रीवियस ईयर 10-11 के, अगर ये उसी टाइम मिल जाते तो उस असेसमेंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का जो रेट था वो लगता असेसी पर, और उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्स देता था वहां पर। लेकिन अरियर अब मिल रहे हैं 1920 में, तो टैक्स अब लगेगा, इस असेसमेंट ईयर के टैक्स लगेंगे। तो उस केस से क्या होगा, असेसी पे एक हार्डशिप आ गई। तो इस हार्डशिप को उन्होंने दूर किया। कैसे दूर किया? स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस प्रीवियस ईयर के अरियर है बेटा, और उस प्रीवियस ईयर की जो हमें सैलरी दी हुई है उसकी सैलरी पर टैक्स कंप्यूट करो पहले, विदाउट कंसिडरिंग अरियर्स। ठीक है, अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो टैक्सेबल सैलरी है प्रीवियस ईयर की जिससे अरियर रिलेट करते हैं उसे ऐड कर देंगे अरियर के साथ, अब उस पे टैक्स कंप्यूट करेंगे। स्टेप 1 और स्टेप 2 का दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, समझ आ गई एक चीज। नेक्स्ट, जिस प्रीवियस ईयर में अरियर रिसीव हो रहे हैं, अब उस प्रीवियस ईयर पर जो सैलरी इनकम है उस पर टैक्स कंप्यूट करिए। 10,20,000 है, इस पर टैक्स कंप्यूट करिए विदाउट कंसिडरिंग अरियर्स। स्टेप 4 में जिस प्रीवियस ईयर में अरियर रिसीव हुए उस प्रीवियस ईयर की सैलरी प्लस जो अरियर अमाउंट है उन दोनों को ऐड करके उस पर टैक्स कंप्यूट करिए। स्टेप 3 और स्टेप 4 का फिर डिफरेंस निकालिए, और स्टेप 5 में क्या कर दीजिए, स्टेप 2 और 1 का जो डिफरेंस था और स्टेप 3 और 4 का जो डिफरेंस था उन दोनों का डिफरेंस निकालिए। जितना भी आया बेटा वो क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगी अंडर सेक्शन 89 में। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसे। रेट दिए हुए हैं, 11-12 का रेट दिया हुआ है, 12-13 का रेट दिया हुआ है, 13-14 का ये स्लैब रेट दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग स्लैब्स दी हुई है। यहाँ पे एजुकेशन सेस के बारे में बताया हुआ है कि 2% और 1%, लेकिन अब जो हमारा असेसमेंट ईयर है बेटा उसमें कितना है, 4%। तो आइए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय मिस्टर हरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 है हमारा कि जो प्रीवियस ईयर थे हमारे जिसके रिलेट करता था टैक्स, उन पे आ जाइए एक बार। इंक्लूड टैक्सेबल सैलरी 7,10,000, अरियर्स ऑफ सैलरी 1,03,000, ऐड कर दिया 8,13,000 आ गया, इस पे टैक्स निकला 1,08,37, विदाउट अरियर्स टैक्स निकला 78,280।
ठीक है बेटा, ऐसे ही सबका निकाल दिया असेसमेंट ईयर का बारी 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 बारी, और अब इनका सम अप करके हम निकालेंगे इनका डिफरेंस। तो देखिए 1,0837 प्लस 1,38,638 प्लस 1,51,925, इन तीनों को ऐड किया, इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 3,91,400। ठीक है, अब इन्हें प्लस करिए कि विदाउट अरियर इंक्लूड किए हुए टैक्स हमने निकाला था 78,280, 102,485, 118,450, इसका कितना आ रहा है टोटल 299,215। डिफरेंस कितना आ गया बेटा 92185, ये डिफरेंस आ गया। ये एक जगह हमने ये कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट, अब असेसमेंट ईयर पे आ जाइए, करंट उसका टैक्स रेट निकालिए, 10,20,000 प्लस 3,40,000 टैक्स रेट लगाइए, और टोटल टैक्स कितना आ गया 228,280। विदाउट अरियर कितना आ गया 120,640। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1,07,640 आ गया। अब ये जो डिफरेंस था इसमें से प्रीवियस ईयर जिसके अरियर रिलेट करते थे उस डिफरेंस को लेस कर दीजिए, 15,455 क्या हो गया बेटा, रिलीफ हो गई अंडर सेक्शन 89। जितना भी टैक्स पे किया जा रहा है असेसमेंट ईयर में 228,280 पे किया जा रहा है, उसमें से लेस कर दीजिए 15,455, टोटल टैक्स कितना हो गया 212,825, ये रिलीफ के बाद हो गया। ठीक है बेटा, तो हमने बेटा सेक्शन 15 कवर किया सबसे पहले सैलरी में, वहां में हमने चार्जिंग सेक्शन है सैलरी का वो समझा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 मीनिंग ऑफ सैलरी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 परक्यूजिट्स, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये कवर किए। साथ ही हमने कवर किया सेक्शन 16, और जो एग्जम्पशंस के पोर्शन थे वो हमने कवर कर लिए रिटायरमेंट बेनिफिट में कुछ हद तक, सेक्शन 10 वाले, कुछ हमने बाद में टॉपिक्स जो थे वो कवर कर लिए। ठीक है, तो ओवरऑल सैलरी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे कवर किया बेटा। तो बेटा ये था हमारा सैलरी चैप्टर। अब आप क्या कीजिए, अब इसे रिवाइज करिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं सैलरी चैप्टर के वो आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे हाउस प्रॉपर्टी अपना टॉपिक। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।